Hello everyone, welcome to IQ Tab. A very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि आज से जो है हमारी हिस्ट्री का जो न्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया था कि पॉलिटी तो आपका साइड बाय साइड चल ही रहा है, बट साथ में आपका हिस्ट्री, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ने जाते हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हाईली कह सकते हैं डिमांडेड टॉपिक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान उसको स्किप कर देते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें स्किप ना हो। और एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट बेस माना जाता है, फाउंडेशन माना जाता है अगर कोई भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी है, ये आपका एक बेस बनाने में हेल्प करती है, ताकि आप जो है फाइनली जो आप बाकी बुक्स पढ़ते हो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में आपको हेल्प करेगी। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो वो जो बाकी जो चीज़ें हैं वो ईज़िली आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आज से हम एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो 6 से लेके हम जो है 1 बाय 1 7th 8th 9th 10th इस तरह से 11th 12th ये जो एनसीईआरटीज़ है कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको तमिलनाडु की जो एंशिएंट मिडिवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। ऑल्दो बहुत से लोग कहते हैं कि या तो आप एनसीईआरटी कवर कर लो या फिर तमिलनाडु, बट हम अपने चैनल में जो है तमिलनाडु वाली सीरीज़ को भी लेके आएंगे सो दैट आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो भी आपको लगता है जब तो यू कि आप एनसीईआरटी को ज़्यादा किस तरीके से आप इसको कवर कर रहे हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको दोनों ही मटेरियल जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपको मिल जाएंगे सो दैट आपको इजी हो जाए कुछ भी चीज़ अगर रिवाइज करनी हो तो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन। तो चैप्टर नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी न्यू चीज़ अगर आपको मान लो जाननी है तो एक माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि यार वो चीज़ क्या है, कहाँ पे वो मिल सकती है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। तो ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपनी लाइफ में इस वर्ड की अहमियत समझता है। तो ये आप खुद सोचो कि क्लास 6 के बच्चे जो हैं जो रिसेंटली मतलब इस तरह का मतलब आपको देखने को मिलेगा जब वो क्लास में आते हैं तो उनके लिए जो हिस्ट्री टॉपिक है वो बोरिंग ना लगे और एक क्यूरियोसिटी रहे कि जब हम ये चीज़ आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके माइंड में भी 4 सवाल आएंगे कि क्या, कहाँ, कैसे, कब ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाओगे कि आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो किस तरीके से जो है स्टोन एज आई हैं, और स्टोन एज किस तरीके से फिर वो आपको देखने को मिलेगा डिवाइडेड थी पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से फर्स्ट कह सकते हैं आईवीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बनी है। तो ये जो कह सकते हैं बैकग्राउंड में सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं किस तरीके से पिक्चर में आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही है राशिदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर्स अगो। यानी कि उसने न्यूज़पेपर में इस बेसिकली हेडलाइन को पढ़ा और वो काफ़ी वंडर हो गई जान के कि किस तरीके से उस समय मतलब लोग रहा कैसे करते होंगे। मतलब एक थॉट उनके माइंड में आया कि 100 ईयर्स अगो पहले क्या हुआ होगा। बिकॉज राशिदा उस समय इतनी छोटी है कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल है ये जानना कि इतने साल पहले क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री जो इतनी ज़्यादा पुरानी है उसको समझने के लिए कि कब वो स्टार्ट हुई है, किस तरीके से चेंजेस देखने को मिले हैं, कैसे हमारा जो ट्रांजिशन था एंशिएंट टू मिडिवल टू मॉडर्न एंड देन पोस्ट मॉडर्न वो देखने को मिला। करंटली आज के टाइम पे जो हम देखते हैं अपना कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री तो वो किस तरीके से डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो कहीं ना कहीं समझने में हेल्प मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ ये है कि आप इस चैप्टर को जब एक एक करके हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ हेडलाइंस हम जान लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ द लैंड, ठीक है। यानी कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत किस तरीके से रखा गया था, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। सेकंड हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपको बताएगा कि हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट,
ठीक है, कि कैसे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। थर्ड ये बताएगा व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है, क्या है हमारा पास्ट, ठीक है। थर्ड वेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि वेयर पीपल, अगर लोग उस समय होते थे तो वो कहाँ रहते थे, यूज टू लिव, ठीक है। ये सारे जो है इन क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो डेट है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। किस तरीके से जो है जो टाइमलाइन है कि 0 से पहले आप देखोगे किस तरीके से कॉमन एरा है, ठीक है, देन यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा है, तो वो सारी चीज़ें हम बेसिकली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कि किस तरीके से जो हमारा पास्ट है, अवर पास्ट, वो एक पास्ट है यानी कि वन पास्ट है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारा है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एक किंग के पर्सपेक्टिव से क्या उनका पास्ट रहा, और अगर आप देख सकते हो नॉर्मल जो फार्मर्स थे, विलेजर्स थे, उनके अकॉर्डिंग पास्ट क्या था, उसको हम कहीं ना कहीं यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल्ड में नहीं रहेगा, बट कुछ ना कुछ इस तरीके से वन लाइनर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, सो दैट आपको जब आप हायर क्लासेस की बुक्स देखेंगे तो एक फाउंडेशन आपका यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा पास्ट है वो सिर्फ एक पास्ट नहीं है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ पास्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज़ आके रूल करके गई हैं, डिफरेंट बैटल्स हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम जानेंगे हाउ टू फाइंड द पास्ट, किस तरीके से हमने अपने पास्ट को फाइंड किया है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कह सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। पहला कि व्हाट पीपल एट, उस समय के लोग किस तरीके का खाना खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के कपड़े पहना करते थे। हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे। तो ये इस तरह के जो हमारे माइंड में जो हमेशा सवाल चलते हैं उसका आंसर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टोन एज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एक स्टोन एज को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो माइंड में क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, बिकॉज ये जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं हमें बेसिकली समझने में आसानी मिलती है कि उस टाइम पे बेसिकली कैसे लोग मतलब ज़िंदा कैसे रहते थे, क्या खाना उस समय वो खा पाते थे। बिकॉज आज के डेट में हमें देखने को मिलेगा हमारे लिए फूड बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ठीक है। फार्मर एग्रीकल्चर के थ्रू जो है बेसिकली फूड ग्रो करता है, मार्केट्स में आ जाता है, मार्केट्स के थ्रू हमारे घर में आ जाता है, इसलिए हम उसको कुक कर पाते हैं और फिर उसको खा पाते हैं। बट जब हम बात करते हैं स्टोन एज की, ठीक है, तो उस टाइम पे जब लोग थे तो लोग किस तरीके से खाना खाते थे वो कहीं ना कहीं हमें ये बुक मतलब ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा पहले, कि यानी कि पहले के जो लोग थे वो हंटर्स हुआ करते थे, यानी कि वो क्या करते थे, शिकार करते थे जानवर का, ठीक है। तो एनिमल्स को किसी तरीके से उनको मारना, उनको बेसिकली खाना, बिकॉज उस टाइम पे यही चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। धीरे धीरे हम हम कह सकते हैं हंटर्स से वो मूव करें, ठीक है, कहाँ पे, हर्डर्स पे, यानी अब वो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे वो हर्डिंग करना शुरू हो गया, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे उनके लाइफस्टाइल में किस तरीके से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। इनिशियली उनके पास कुछ नहीं था तो वो सिर्फ एनिमल्स को मार के खाते थे, धीरे धीरे उनके पास एनिमल्स आ गए, ठीक है, तो उनका हर्डिंग उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको बेसिकली कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर उन्हें समझ में आ गया किस तरीके से एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है, तो वो फार्मर्स बन गए, ठीक है। और जैसे ही फार्मर्स थोड़ा थोड़ा रिच होने लगे तो हम कह सकते हैं रूलर्स आ गए, ठीक है। रूलर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ मर्चेंट्स क्लास होंगी जो बिज़नेस वगैरह व्यापार वगैरह किया करते थे, बिकॉज अगर आपके पास फूड है तो क्यों ना आप कुछ अपना, तो कुछ खाना आप अपने लिए रखोगे और कुछ खाना आप बेसिकली सेल करोगे। तो इस तरीके से जो मर्चेंट्स थे जो एक सामान को दूसरे मतलब बेचा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया करते थे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बाकी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, प्रीस्ट हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गए, बिकॉज उस समय जो था हम कह सकते थे लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो गए थे, ठीक है, अपने अपने
कामों में। कुछ आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा आर्ट मतलब बनाते थे तो वो आर्टिस्ट हो गए, कुछ बहुत अच्छा मतलब गाना वाना बजाते तो म्यूजिशियन बन गए, कुछ जो डिस्कवर कर रहे थे साइंटिस्ट बन गए। तो ये इवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि स्टोन एज के अंदर कि किस तरीके से पहले वो हर्डर्स थे, ठीक है, हंटर्स थे, और धीरे धीरे करके जब वो न्यूलिथिक एज में आएंगे तो किस तरीके से वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन जब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी तो उस समय किस तरीके से जो व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रेडिंग वगैरह बढ़ेगा। और जब जब ट्रेडिंग बढ़ता है तो आप जानते हो कि जो एम्पायर है, ठीक है, जो आपका सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रो होता है। ओके, तो इसके साथ साथ हम देख सकते हैं हमें चिल्ड्रंस के बारे में पता चला है कि किस तरीके से कौन कौन सी स्टोरीज़ जो है बच्चे सुना करते थे, कौन कौन सा प्ले वो देखते थे, कौन कौन सा गाना वो गाते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि जो पास्ट में किस तरीके से लोग रहा करते थे, क्या वो पहनते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेयर डिड पीपल लिव इन, वो रहा कहाँ करते थे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मैप देख लेते हैं इंडिया का, ठीक है। इस मैप में कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग जाएगा किन किन एरिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लोग जो है बेसिकली इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास कुछ लोग रहा करते थे, कुछ गारो हिल्स के पास, कुछ गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास रहते थे, नर्मदा रिवर हो गया, विंध्यास हो गया, और आपका ये कीरत और सुलेमान रेंजेस हो गया। तो अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नर्मदा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, यानी नर्मदा रिवर जो है आपके यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सेंटर पे। तो यहाँ पे बेसिकली लोग जो है रहा करते थे फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है, मतलब काफ़ी सालों से जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पे नर्मदा की जो बैंक ऑफ द रिवर है वहाँ पे रहा करते थे। एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। तो उस समय हम कह सकते हैं कि जो लोग नर्मदा के पास रहते थे या फिर उसके आसपास नदी के किनारे रहते थे, वहाँ के लोगों का जो प्रोफेशन था, मतलब वो क्या काम क्या करते थे, बिकॉज देखो रहने के लिए कुछ ना कुछ तो होने चाहिए होगा, तो वो स्किल्ड थे, मतलब उनके पास काफ़ी अच्छी कला थी गैदरिंग करने की, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय के लोगों को जो सिर्फ किस में निपुण थे, वो गैदरिंग करने में निपुण थे। यानी कि हम कह सकते हैं पीपल हु गैदर देयर फूड, मतलब अपना खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग, यानी कि उनके आसपास जो भी जंगल है, उन जंगल में क्या क्या बेसिकली खाने लायक चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, उनकी नॉलेज उनके काफ़ी ज़्यादा थी। बिकॉज कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जब भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज आपको हो, ठीक है, कि वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनका काम सिर्फ फूड गैदरिंग का था, यानी कि रूट्स वगैरह कलेक्ट करना, ठीक है, पेड़ों का, और फ्रूट्स वगैरह हो गया, फिर अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हो गया, उनको लेके आते थे और वो अपना भोजन के रूप में उसको खाते थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसा कि आप जानते हो फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में तो हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो एडिबल होंगी, ठीक है, खाने लायक होंगी, और कुछ होंगी पॉइजनस होंगी, ठीक है, जहरीली भी होती हैं। अब ये जो नॉलेज है कह सकते हैं उस समय के जो नर्मदा में रहने वाले लोगों के पास काफ़ी स्किल नॉलेज थी कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाते थे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है उसको हमें कंज्यूम करना और कौन सा प्रोडक्ट को हमें नहीं खाना है, ठीक है। तो कह सकते हैं वास्ट नॉलेज थी उनको प्लांट्स के बारे में उस टाइम पे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, यानी एनिमल्स को हंट भी क्या करते थे, यानी फूड गैदरिंग तो चलता ही था, बट अगर एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल है तो उनको हंट करके वो खाते भी थे, ठीक है। तो ये हमने कहाँ नर्मदा के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं सुलेमान और किरथर हिल्स के बारे में, जो कि कहाँ पे है, लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो साइट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिली थी। तो जैसा कि हमने बता दिया कि जो सुलेमान और किरथार हिल्स है ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिला था, आज के टाइम पे जो आपका अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये साइट देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस साइट की ये है, बोला जाता है कि यहाँ पे 8,000 ईयर्स अगो पहले यहाँ पे क्रॉप्स जो है ग्रोइंग स्टार्ट हो गई थी। यानी उस टाइम पे, यानी 8,000 साल पहले आप कह सकते हो वीट और बार्ले को ग्रो किया जाता था इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एनिमल रियरिंग भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इस केस में कि जो एग्रीकल्चर है
वो तो हमें देखने को मिला ही, साथ साथ आपका कह सकते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना कि जब आप एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर रहे हो, यानी कोई क्रॉप वगैरह आप ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली आप एनिमल को भी पालना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? उसके बहुत सारे जो है कह सकते रीज़न है। पहला कि जो भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो अपने फील्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई और जानवर उसको ना खा लें। तो उसके लिए आप अदर जानवर को, मतलब जो एनिमल्स हैं उनको बेसिकली बांध के रखोगे ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके आपके फील्ड को। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि जो एनिमल्स हैं खेत में, जब हम कोई बीज वगैरह डालेंगे तो उस समय हल चलाने के लिए कोई भी आपको एनिमल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यानी कि एग्रीकल्चर और कह सकते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन एकदम साथ साथ आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा तो समझ जाना कि वहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि कौन से क्रॉप ग्रो हो गई थी, वीट और बार्ले की, और एनिमल्स कौन से रेयरिंग की जाती थी। शीप थे उस समय। ठीक है, शीप देखने को मिलेगा, गोट देखने को मिलेगा और कैटल देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी हुई कि विलेजेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका एक एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे ही एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा तो एग्रीकल्चर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट होगी? क्योंकि आप चीज़ों को ग्रो करोगे, एक्सेस में अगर चीज़ें हैं आपके पास, कोई फूड है, कोई क्रॉप है, तो उसको आप सेल करोगे तो आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जब जब ट्रेड होगा, जब जब कह सकते हैं आपका ग्रोथ होगा, इकॉनमी, पैसा वैसा आएगा, तो जिस जिस जगह आप रह रहे हो, मान लो उस समय वो एरिया बहुत छोटा सा था, बट क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे थे, क्योंकि आपके पास इकॉनमी अच्छी थी, आपके पास पैसा बहुत था, तो वो एक विलेज में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मली देखा जाता है कि अगर मान लो कोई भी स्टार्टिंग में जो लोग थे वो क्या थे, हंटर्स थे। ठीक है, हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी उनका काम क्या था, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जो है जंगलों में से कुछ कोई प्रोडक्ट है उसको लेके आओ, या फिर एनिमल्स अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है तो उस एनिमल जहाँ जहाँ वो एनिमल मूव कर रहा है आप भी उसके पीछे पीछे मूव करोगे उसको मारने के लिए। तो यानी कि जब उस टाइम पे जब लोग हंटर गैदर थे तो उनका जो सेटलमेंट था वो फिक्स नहीं था। आज वो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे तो कल किसी और एरिया में देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज जो जिस पे वो डिपेंडेंट थे, जो फूड में डिपेंडेंट थे, वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एरिया में आपको लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज जो मान लो कोई फूड वो खाते हैं, वो फूड जो है पर्टिकुलरली मान लो सीजनल फूड है, तो आज इस पर्टिकुलर सीज़न में वो अवेलेबल होगा तो अगले नेक्स्ट सीज़न में अवेलेबल नहीं होगा। तो वो पर्सन जो उस पर्टिकुलर फूड पे डिपेंडेंट थे, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, किसी और जगह जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हम कह सकते हैं पहले के लोग जो थे हंटर गैदरर्स, वो मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बट जैसे ही हमने देखने को मिला, जैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, जैसे उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, तो एक सेटल्ड लाइफ जो है उन्होंने जीना शुरू कर दी। बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप लंबे टाइम के लिए रह सको। बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए ऐसे तो नहीं आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करोगे, आपको सेटल्ड लाइफ बेसिकली उस समय चाहिए होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब एग्रीकल्चर होगा तो ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और जब भी ट्रेड बढ़ेगा तो आपका इस तरह से छोटी छोटी सेटलमेंट बनने लग जाएंगी, यानी विलेज डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कह सकते एग्जाम्पल है कि इससे पहले जो हमने नर्मदा देखा था, उस नर्मदा में हमें इस तरह के ट्रेसेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले कि कोई एग्रीकल्चर, कोई क्रॉप वहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं या फिर कुछ विलेज सेटलमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमें नर्मदा में नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि नर्मदा में कोई भी क्रॉप ग्रो करने के बारे में एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में हमें नहीं मिलता है, कोई भी विलेज सेटलमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट सिमिलरली जब हम किरतर और सुलेमान हिल्स की बात करते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर है, यहाँ पे हमें क्रॉप के बारे में जिक्र मिलता है। एनिमल्स जो थे उनको बेसिकली किस तरीके से डोमेस्टिकेट करते थे वो हमें एग्जाम्पल पता चलता है, और विलेज सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ये हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डिफरेंट साइट्स में आपको डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप आई एम श्योर आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट साइट है आपकी गारो हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, द विंध्यास, जो कि सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये आपको गारो हिल्स देखने को मिलेगी और ये विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर ऑन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि
कीर्थर और सुलेमान जो रेंजेस है आपकी हिल्स है वहाँ पे तो आपको एग्रीकल्चर देखने को मिला, बट कह सकते हैं कि गारो हिल्स और विंध्यास भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप्ड हुआ तो अगेन ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो पाई, और ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो पाई तो यहाँ पे विलेजेस का यानी सेटलमेंट वगैरह शुरू हो गई थी। और सबसे पहला जो कह सकते हैं यहाँ पे जो ग्रो किया गया था वो कौन सा था, राइस को। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब वहाँ पे पूछ सकते हैं कि राइस बेसिकली जो फर्स्ट ग्रो किया था कहाँ पे किया था, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड साइट में आपका, फोर्थ साइट में जो कि है रिवर इंडस के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका इंडस है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इंडस रिवर में द ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है, अबाउट 4700 ईयर्स अगो। यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 4700 ईयर्स अगो से पहले की बात की जा रही है। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो cities developed on the bank of the Ganga and its tributary and along the sea coast। यानी कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली स्टोन एज की बात कर रहे थे। बट अगर अभी हम क्रोनोलॉजी समझेंगे तो अगर आप स्टोन एज में यहाँ पे हो और थोड़ा सा कुछ टाइम बाद यानी 4700 ईयर्स को पीछे जाओगे तो आपको सबसे पहली जो सिविलाइजेशन दिखती है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जा रही है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के अंदर आपको सिटीज़ को जो है फ्लरिश करना दिखने को मिला था। कहाँ पे, इंडस वैली। यानी जो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा बिकॉज वो जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी इंडस रिवर के आसपास। यानी जो आपकी इंडस रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का जन्म होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं सिटीज़ को फ्लरिश करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और उसके बाद हम देखने को मिलता है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी सिटीज़ जो है डेवलप करना स्टार्ट कर गई थी। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर देखने को मिला कि किस तरह से बढ़ता है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग के बाद आपके विलेजेस सेटअप हुए, और किस तरीके से धीरे धीरे जब इकॉनमी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी देन वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, सिटीज़ में, ठीक है। तो विलेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे सिटीज़ में। तो वही सिटीज़ हमें कहाँ देखने को मिली, इंडस वैली की कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज के आसपास और गंगा के ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास एंड कॉल्ड दिस सोन, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स में द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगध। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गंगा वाला जो रीजन है यानी बेसिकली जो साउथ ऑफ द गंगा का जो रीजन है वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं किंगडम देखने को मिलेगा। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद किस तरीके से जो है महाजनपद बनना स्टार्ट हो गए थे, यानी डिफरेंट आपको किंगडम्स देखने को मिल जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो किंगडम था और कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल किंगडम जो था वो मगध उभर के आया था, जो कि कहाँ पे देखने को मिला था, आपके बिहार में, ठीक है। तो ये जो किंगडम्स है वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गंगा के साउथ रीजन में ये किंगडम्स देखने को मिलेंगे, नहीं, हमारी कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर किंगडम्स देखने को मिलेंगे। बट उस समय की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई किंगडम उभर के आया तो वो आपका मगध किंगडम था। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। यानी हम देखने को मिलेगा कि पूरे अगर साल भर देखें तो लोग जो है ट्रैवलिंग करते ही रहते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड द सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। तो अगर कभी कभार, क्योंकि उस समय देखो अगर मान के चलते हैं अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि आप किस तरीके से हिमालय को क्रॉस कर सको। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, डेजर्ट एरिया, उसको कैसे क्रॉस कर पाओगे, रिवर्स को क्रॉस करने का कोई मतलब साधन नहीं था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता था और कभी कभी बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था कि आप एक रिवर को क्रॉस करके कहीं और जा पाओ, एक हिमालय को क्रॉस करके कहीं और जा पाओ, ठीक है। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च। अब मेन चीज़ क्वेश्चन ये आता है कि ट्रैवलिंग वो बेसिकली क्यों करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझ लिया कि किंगडम बेसिकली
बनना स्टार्ट हो गए थे, और जैसे ही आपका किंगडम्स बनने लग जाएगा तो हम कह सकते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन, यानी वो पर्टिकुलर एरिया जो पहले रूरल हुआ करते थे वो अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब शहरीकरण होने लग जाएगा, ठीक है। और जब जब अर्बनाइजेशन होगा तो लोग माइग्रेशन भी करेंगे, जैसे आज की डेट में भी आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पे काम होता है लोग ज़्यादातर वहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। माइग्रेशन होगा, ट्रैवलिंग लोग करना स्टार्ट कर देंगे। अब मेन रीज़न क्या है कि अगर हम देखें पास्ट में, तो उस समय के लोग क्यों ट्रैवल करते थे, उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है लाइवलीहुड। ऑब्वियसली अपने खाने पीने के लिए, अपनी जो कह सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या फिर उस समय किस तरीके का भोजन उनको चाहिए या फिर किस तरीके का खाना वो चाहते हैं, तो वो सब बेसिकली करने के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता था। ओके, तो फर्स्ट रीज़न आपको समझ में आ गया, लाइवलीहुड। सेकेंड रीज़न क्यों वो ट्रैवल करते थे, बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। बिकॉज जिस तरह से अभी नेचुरल डिज़ास्टर आपको देखने को मिलता है, उस समय भी नेचुरल डिज़ास्टर आते थे, जैसे कि फ्लड हो गया, कभी आपका ड्राउट आ गया, तो ये भी एक रीज़न था बेसिकली माइग्रेट करने का। तीसरा मर्चेंट्स जो थे बेसिकली वही है, व्यापार के चक्कर में उनको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है, शिप वगैरह में ट्रैवल हो किया करते थे। फोर्थ है आपका रिलीजन के बेसिस पे भी कुछ लोग माइग्रेट करते थे। एंड फोर्थ एडवेंचर, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था कि हाँ भाई हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इंडिया से बाहर क्या है, क्या समुद्र के आसपास का नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो कौन सी कंट्री, तो ये सब के लिए भी लोग जो है ट्रैवल किया करते थे। और मेन सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इससे हमारा जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यानी कल्चर किस तरीके से हमारे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यही सारे रीजंस यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है, कि बेसिकली इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड आल्सो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड द ड्राउट, एंड समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स, ठीक है, कंकर करते दूसरे लैंड को। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल करते विद अपने कैरावंस और शिप्स के सारे वो ट्रैवल करते, कैरी करते वैल्यूबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे में ट्रैवल करके उनको मतलब गुड्स को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं बेचने के लिए। एंड द रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, जो आप ही कह सकते हैं गुरु वगैरह होते हैं, वो भी वॉक करते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज, ताकि वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स जो है उनको स्प्रेड कर सके। जैसे कि आपको अभी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बुद्धिज़्म जो है स्प्रेड हुआ था। तो मेनली बुद्धा क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे लोगों को बिठा के अपनी टीचिंग्स दिया करते थे। फिर वो जो उनके जो फॉलोअर्स होंगे, फिर वो उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे हैं, देन बुद्धा किसी और विलेज में जा रहे हैं। तो ये भी एक मात्र कह सकते एक तरीका था, रीज़न था मूवमेंट करने का, ठीक है। तो विलेज टू विलेज मूव करना, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए ट्रैवल किया करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। उससे क्या हो रहा है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज की डेट में इंडिया का कोई एक कोना, मान लेते साउथ है, साउथ से कोई पर्सन आ रहा है नॉर्थ में, इंडिया मतलब दिल्ली में आ रहा है अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, मान लो स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली उस पर्सन की शादी हो गई है तो इसलिए वो माइग्रेट कर गया। तो जो उनके यहाँ पे जो रीति रिवाज होंगे, जो भी उनके कस्टम्स होंगे, रिलीजन होंगे, वो कहीं ना कहीं जब वो इस पर्टिकुलर प्लेस में आएगा तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करेगा। तो किस तरीके से आप साउथ के जो आइडियाज़ है वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनके साथ माइग्रेट करेंगे। तो इस तरह से जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इससे, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आज के दिनों में लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। तो अगर देखा जाए कि हिल माउंटेन्स एंड द सीज फ्रॉम अ नेचुरल फ्रंटियर है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, क्रॉस करना डिफिकल्ट है। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन, जिन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं वो माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं, ठीक है, सीज को क्रॉस कर जाते हैं। एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हेयर, आते हैं कुछ लोग। एंड दस दिस मूवमेंट हम कह सकते हैं एनरिच करते हैं हमारे कल्चर ट्रेडिशन को। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कैरिंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड ओवर द सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, आपको देखने को मिलेगा। कुछ जैसे मान लो कुछ लोग थे जो मान लो साउथ अफ्रीका से अमेरिका मूव कर गए, ठीक है, ब्रिटेन से लोग इंडिया मूव कर गए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो हैबिट्स है उन्हें कहीं ना कहीं शेयर करते हैं और स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर अवर कंट्री के लिए हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंडिया एंड दी भारत। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इंडिया शब्द कहाँ से निकल के आया और भारत शब्द जो है कहाँ से निकल के आया है। तो जो आपका वर्ड है इंडिया दैट कम्स फ्रॉम द इंडस। ठीक है, इंडस से निकल के आया जिसका नाम है सिंधु इन संस्कृत। यानी कि अगर हम बात करें संस्कृत में इंडस को क्या किस नाम से जाना जाता है, सिंधु के नाम से। ठीक है, देन हम देखने को मिलेगा कि जो हमारे ईरान एंड ग्रीक्स जो थे जब वो आए थे, ईरानियन और ग्रीस जब इंडिया में एंटर किए थे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ से, यानी कि अगर मान के चलिए आपका इंडिया है तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ से कहीं ना कहीं आपको ईरान और ग्रीक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कब आए थे 2500 ईयर्स से पहले आए थे। एंड विच दे वर फेमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस जो रिवर है से कहीं ना कहीं फेमिलियर थे। एंड दे कॉल्ड इट द इंडोज एंड द इंडोज। ठीक है, हिंदूज कहते थे या फिर क्या कहते हैं इंडोज कहते थे उसको। तो मेन चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या था, लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द कॉल्ड इंडिया। यानी कि ये जो रिवर है आपकी इंडस रिवर, इससे जो ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली उन्होंने क्या कहा, इंडिया है वो। ठीक है, तो रिवर जो इंडस है उसके यहाँ पे रहने वाले लोगों को उन्होंने इंडिया कहा। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो नेम भारत है वो यूज़ किया जा रहा था ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। यानी जो हमारा इंडिया है उसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको बेसिकली भारत के नाम से जाना जाता था। और ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं मेंशन है हमारे ऋग्वेदा के अंदर। अब आपका मेन क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेदा क्या है, तो ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ये सबसे पहले जो कंपोजिशन है वो है, और करीबन मान के चलते 3500 ईयर्स को पहले ये कंपोजिशन लिखी गई है। तो इस कंपोजिशन यानी ऋग्वेदा के अंदर भारत नाम का जो है जिक्र किया गया है, जो कि उसके लिए किस चीज़ के लिए किया गया है, उन लोगों के लिए जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहा करते थे उनको भारत बेसिकली बोला जाता था। और आज की डेट में हम देखते हैं कि ये दोनों वर्ड्स जो है हमारी जो कंट्री है उनके लिए यूज़ किया जाता है। और आज की डेट में आपको पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है, यानी जो पहला ही आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी कि हम जो है एक जो यूनियन है स्टेट्स का उससे बनाए हमारा कंट्री इंडिया, जिसको हम साइमल्टेनियसली भारत भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कि हमने अपने जो पास्ट के बारे में कैसे पता लगाया। ठीक है, कुछ तो तरीका हुआ होगा, जो बातें अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई नर्मदा के पास ये चीज़ें मिली हैं या फिर गंगा रीजन के पास ये मगध किंगडम के बारे में पता चला है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, बोला गया है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी बहुत सारे तरीके हैं अपने पास्ट को जानने के। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दिस इज़ कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मान के चलो एक ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत साल पहले लिखी हुई थी। ठीक है, उन किताबों के ज़रिए कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट को जानने की कोशिश की है। अब मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ है जो कि हाथ से लिखी गई है। एंड दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु। मनु का मतलब क्या होता है, हैंड, वहीं से ये वर्ड पड़ा है, इसका नाम मनुस्क्रिप्ट बेसिकली रखा गया है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं इसलिए इसको मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। और सबसे स्पेशल बात ये है इसकी कि दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, यानी जो पाम का पत्ता होता है उसके ऊपर लिखी गई है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च। ठीक है, एक ट्री है उसका जो कह सकते हैं पेड़ की जो छाल है उसमें भी जो है बेसिकली लिखा जाता था। ठीक है, जो कि कहाँ बेसिकली ग्रो करता था, वो पर्टिकुलरली हिमालयाज़ में। तो मनुस्क्रिप्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय देखो पेपर डेवलप तो नहीं हुआ था, बिकॉज पेपर ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आपका मॉडर्न में। ठीक है, जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आए थे। तो हम कह सकते हैं कि उस समय पे जो आपके पेड़ के पत्ते थे वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। तो जो आज भी हम कह सकते हैं ये चीज़ें हमने इतना संभाल के रखा है, भले ये कितना मुश्किल है इसको सर्वाइव कर पाना, कोई एक चीज़ अगर आपने किसी पेड़ के पत्ते पे लिखी हो तो, है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, नेक्स्ट लाइन वही बोल दी गई है कि ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट्स। ठीक है,
तो इतने साल हो गए हैं कि बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी जिसे कीड़ों ने खा लिया है, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट अभी भी कुछ ऐसी हैं जो सर्वाइव कर पा रही हैं, जिनको प्रिजर्व करके रखा है टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज के अंदर, ठीक है। एंड दिस बुक जो है डील करती विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस बिलीफ उस समय क्या थे, वो चीज़ें आपको इन मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई नजर आएंगी, क्या क्या प्रैक्टिसेस उस समय लोग फॉलो करते थे, लाइफ जो थी राजा महाराजाओं की किस तरीके से थी, मेडिसिन के बारे में, जो जड़ी बूटी है उनके बारे में देखने को मिलेगा, साइंस की अगर कुछ डिस्कवरी हुई है तो वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एपिक्स थी, पोएम है, प्लेज है, इनका का भी जिक्र आपको मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्हें किस भाषा में लिखा गया है, तो एक संस्कृत में लिखा गया है, कुछ ऐसी मिली है जो संस्कृत में लिखी हुई हैं, कुछ प्राकृतिक में मिली है। प्राकृतिक वो लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल बेसिकली बोला करते थे और समझते थे, बिकॉज संस्कृत के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि ऑर्डिनरी पीपल्स को समझ पाए। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा जो ब्राह्मण हैं उनको बेसिकली संस्कृत की नॉलेज होती थी, तो उन्होंने जो है प्राकृतिक लैंग्वेज को भी डेवलप किया जो कि ऑर्डिनरी पीपल उसको समझ पाए। थर्ड लैंग्वेज जो लिखी गई है वो तमिल में लिखी गई है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें 3 लैंग्वेज का देखने को मिलता है, एक आपका संस्कृत, एक प्राकृतिक और एक तमिल। तो मैन्युस्क्रिप्ट से हमें अपने पास्ट के बारे में पता चला। सेकंड जो ज़रिया है पता करने का वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है, दीज आर द राइटिंग और रिलेटिवली हार्ड सरफेस। जिस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट को एक पेड़ के पत्ते के ऊपर बेसिकली लिखा जाता था, वही इंस्क्रिप्शन जो है किसी हार्ड सरफेस में लिखा जाता था, जैसे कि आपका स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। एंड समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड और ओबे देम। तो नॉर्मली हमको देखने को मिलता था जो राजा महाराजा होते थे इस तरीके के पत्थरों पे या फिर बड़े बड़े मेटल की जो शीट हो गई उसमें जो है कुछ ना कुछ ऑर्डर अपना जो है लिखवाते थे, सो दैट जब भी उसको किसी एक एरिया में या फिर गांव के आसपास या फिर शहर के किसी को मतलब बीच में अगर आप मान लो इस तरह का चीज़ें रखी होंगी, तो लोग जब आते जाते होंगे तो उसको रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि राजा ने क्या ऑर्डर दिया और किस तरीके से उनको उस ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। तो देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। हमें दूसरी तरह की इंस्क्रिप्शन भी मिलती हैं, जैसे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग द किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब किस तरीके से वो अपना काम वाम कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उनके बारे में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल, यानी कुछ आपको इंस्क्रिप्शन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे राजाओं ने अपनी विक्ट्रीज़ का जिक्र किया है, ठीक है। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपको मल्टीपल उसके जो है यूजेस देखने को मिलेंगे, कुछ उनको एज अ ऑर्डर देने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, उन इंस्क्रिप्शन को, कुछ अपने बारे में बताते थे, अपने बारे में प्रेज जो भी चीज़ें हैं, कुछ अपनी विक्ट्रीज़ का जिक्र किया करते थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही होगी, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, काफ़ी पुरानी इंस्क्रिप्शन है, करीबन कह सकते हैं 2250 ईयर्स पहले की इंस्क्रिप्शन है, जो कि पाई गई है कहाँ पे, कंधार में, जो कि कहाँ पे है आज के डेट में, अफ़गानिस्तान के अंदर ये इंस्क्रिप्शन मिली है। और ये इंस्क्रिप्शन किस रूलर्स के बारे में बताती है, अशोका के बारे में बताती है, यानी अशोका ने उस समय अपने क्या क्या ऑर्डर्स दिए थे वो कहीं ना कहीं इस इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन होते हैं, मतलब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसमें कुछ लेटर या फिर कोई साइन वगैरह चीज़ें यहाँ पे गड़ी हुई होती हैं, ठीक है। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज, ठीक है। तो दिस इंस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया था। टॉप में आपको देखने को मिलेगा ग्रीक लैंग्वेज का जिक्र था और बिलो अरामिक का, ठीक है। तो 2 भाषाओं का इसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वेयर कह सकते हैं मेड एंड यूज इन द पास्ट, यानी इन चीज़ों को हम यूज़ करके कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि पास्ट किस तरीके से था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट के बारे में यानी थिंग्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी जो मेन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं तो उसके थ्रू वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई पेंटिंग मिली है तो पेंटिंग में किस तरीके से का कलर यूज़ किया गया है, कौन कौन से साइन का सिंबल है, तो उसके थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड का ये पेंटिंग है। तो उससे पता चलता है कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, उस समय की सोसाइटी किस तरीके से थी, किस तरीके से मैन और वुमेन का स्टेटस था। तो इस तरीके से जो स्टडी की जाती है उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि दे स्टडी करते द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, जो बिल्डिंग्स के जो उस समय बनी होगी तो उसके, क्योंकि देखो वो बिल्डिंग अभी तक इंटैक्ट तो रह नहीं सकती है, उसके कुछ ना कुछ जो टूटे हुए
कह सकते हैं कण हैं जो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं ना छोटे हुए वो चीज़ें हैं, तो उनको स्टडी किया जाता है कि उस समय जो बिल्डिंग्स थी, अगर स्टोन की बिल्डिंग होगी तो यानी उस समय वो बिल्डिंग स्टोन की बना करती थी। अगर ब्रिक से बनी हुई होगी, आसपास जो आपको ब्रिक के पीसेस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाते थे कि उस समय बिल्डिंग जो थी ब्रिक की बनी हुई थी। सिमिलरली पेंटिंग की स्टडी की जाती है, स्कल्पचर की स्टडी की जाती है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट करने की कोशिश करते हैं, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि देखो आज के टाइम पे क्या है, बहुत टाइम पहले की बात है ये, ठीक है। यानी कि सरफेस के अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, जैसे टूल्स हो गया, वेपन्स हो गए, पॉट है, पेन है, ऑर्नामेंट्स है, कॉइन्स हैं, तो अगर ये सब चीज़ें जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, तो वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है जाके अपनी स्टडी करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में भी मेड अप ऑफ स्टोन के बने हुए होते हैं, कुछ जो है बोन्स के बने होते हैं, कुछ बेक्ड क्ले है, कोई मेटल का बना हुआ है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ हार्ड, जो हार्ड चीज़ों का बना हुआ है, तो वो लंबे समय तक कह सकते हैं वो टिका रह जाता है ज़मीन के अगर नीचे गड़ा भी हो तो। क्यों? बिकॉज वो इम्पेरिशेबल होता है, वो जल्दी से सड़ता वड़ता नहीं है। अगर नॉर्मल अगर आप पत्ता देखोगे, अगर वो है, जैसे मान लो मन्यूस्क्रिप्ट है, आज के टाइम पे हम देखने को मिलेगा बहुत सारी मन्यूस्क्रिप्ट जो है ख़राब हो गई। क्यों? बिकॉज इतने टाइम से वो उस पर्टिकुलर कह सकते हैं मिट्टी के नीचे दबी हुई थी कि कीड़े मकोड़े ने खा दिए, कुछ उसमें कुछ हो गया, कुछ फट गई हैं, बिकॉज वो एक पत्ते के ऊपर लिखी हुई थी। तो बहुत मुश्किल है कि उससे लंबे टाइम तक आप उसको जो है सर्वाइव करवा पाओ। वहीं अगर हार्ड चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ लिखी है, मेटल के ऊपर कोई चीज़ लिखी है, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव रह जाती हैं, ठीक है। ये आपको पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉट के ऊपर किस तरीके से कलर यूज़ किया गया है, कौन कौन सा डिज़ाइन के थ्रू इसको बेसिकली बनाया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरीके से पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल बेसिकली क्या था, इससे पता चलता है। यहाँ पे बता रखा है कि पोर्ट्स लाइक दिस वर यूज्ड इन अबाउट 4700 ईयर्स अगो। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है। कॉइन सच एज दिस वन वर यूज फॉर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पहले इसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर दी बोन्स, यानी जो बोन्स अगर मिली हुई हैं, चाहे वो एनिमल्स की बोन हो, बर्ड्स की बोन हो या फिश की बोन हो, उसको भी वो स्टडी करते थे टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट। उससे ये पता चलेगा ना लोग उस समय खाते क्या थे इन द पास्ट में, ठीक है। एंड प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, और जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं बहुत कम समय तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, बट जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती हैं। इफ़ सीड्स ऑफ अ ग्रेन और अ पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्नड, अगर बर्न कर दिया जाए, दे सर्वाइव इन अ शेड फॉर्म। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? ओके, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे या फिर जो स्कॉलर्स थे वो स्टडी करते थे पास्ट को। उसके लिए उन्होंने जो चीज़ों को यूज़ किया उसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स मतलब वो चीज़ें जिसको आप यूज़ करके पास्ट की स्टडी कर रहे हो। अब वो सोर्स कहाँ से आ सकता है, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मैन्युस्क्रिप्ट से मिल सकती हैं, इंस्क्रिप्शन से मिल सकती है, आर्कियोलॉजी से मिल सकती है। वन सोर्स आर फाउंड, एक बार आपको सोर्स मिल गया ना, तब आपकी स्टडी करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक बार आपको अगर बोन मिल गया तो उसको फिर कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि वो बोन मैन की है, वुमेन की है। अगर उस बोन में और कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं तो उससे पता चल सकता है कि उस समय की जो वुमेन है क्या क्या पहना करती थी, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोई भी चीज़ें पता करनी ईजी हो जाती है। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर बन जाता है एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बाय बिट, मतलब धीरे धीरे करके बिट बाय बिट हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते। ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे आपको मिला वैसे आप जो है बेसिकली पता कर लो क्या क्या पास्ट था आपका। नहीं, बहुत समय लगता है इस चीज़ को जानने में, समझने में, क्योंकि उन सभी जो लैंग्वेज यूज़ कर की जाती थी, जैसे आज के टाइम पे आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें बेसिकली राइटिंग्स मिली हैं उसे डेसिफर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज जिन्होंने जो साइन लैंग्वेज यूज़ किया वो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी टाइम भी लग जाता है कभी कभी। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक दी डिटेक्टिव की तरह हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्यूज़ की तरह, अपने क्लूज़ की तरह इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारा एक पास्ट है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट? हमारा जो बुक का टाइटल है क्या है, अवर पास्ट, यानी यहाँ पे जो है एक पास्ट नहीं प्लूरल यूज़ किया गया है। तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो पास्ट बहुत डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल द लाइफ्स ऑफ हर्डर की डिफरेंट रही होगी कि वो किस तरह से हर्डिंग किया करते थे, वो आपको अलग जानने को मिलेगा। एक फार्मर्स की लाइफ के बारे में आपको डिफरेंटली पता चलेगा।
एज़ कम्पेयर टू जो किंग और क्वीन की लाइफ थी वो अलग हुई। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स जो है डिफरेंट होंगे फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। तो इसलिए इस पर्टिकुलर बुक के अंदर आपको इन सभी का जो है इनके पास्ट के बारे में कहीं ना कहीं पता चलेगा। और क्योंकि ये एक पास्ट नहीं है, मल्टीपल पास्ट है, दैट्स वाई हमारे बुक का नाम भी पास्ट रखा गया है। Next day also, as is true even today, people follow different practices and the custom in different parts of the country। जैसा कि हम जानते हैं वेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा, साउथ में अलग कल्चर है, ईस्ट में अलग है, तो आपका जो नॉर्थ में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे अलग कल्चर लोग फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। यानी आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती हैं वो आज भी उन्हीं तरीक़ों से जीती हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे पुराने टाइम पे जो लोग रहा करते थे, जिस तरीके से वो फिशिंग पे निर्भर थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, जंगलों में फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके आते थे, वैसी लाइफस्टाइल जो है अभी भी अंडमान आइलैंड में जो ट्राइब्स है वो जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें क्या शो करता है कि हर एक डिफरेंट पार्ट जो है हमारी कंट्री का वहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर, एक कस्टम जो है फॉलो किया जाता है। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज़, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, बाकी सिटीज़ हो, दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर द सप्लाईज ऑफ फूड। यानी हम खुद नहीं उगा रहे, ठीक है, खुद हंटिंग गैदरिंग नहीं कर रहे। आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, तो ये और साथ ही साथ एनिमल को भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मीट वगैरह खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब करने के लिए आज की डेट में हम कह सकते हैं जो हमारे सिटीज़ में लोग रहते हैं वो खुद से नहीं कर रहे हैं, मतलब खुद से एनिमल को पकड़ के मार के नहीं खा रहे हैं, खुद से वो कह सकते हैं ग्रो नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पीपल जो है फार्मर्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कह सकते हैं एनिमल्स को बेसिकली मारते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल सिटीज़ में रहते हैं वो ये काम खुद से नहीं कर रहे, उनको ये बेसिकली ईज़िली मिल जाता है, ठीक है, बिकॉज वो किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फार्मर पे डिपेंडेंट है कि भाई फार्मर एग्रीकल्चर करके दे देगा, देन मार्केट्स में आएगा तो ईज़िली वो उसको अपने घर में ला के कंज्यूम कर लेंगे। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, बिसाइड देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज का उनको रिकॉर्ड रखना था। जनरली ऑर्डनरी पीपल जो होते सच एज हंटर, फिशिंग folk, gatherers, farmers, herders did not keep record what they did because उस समय हम देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा उनके पास एक तो सोर्सेज हैं, ठीक है, अच्छी खासा उनके पास पैसा है, पावर है, मनी है, सब कुछ है, तो उनके पास वो तरीके हैं, यानी कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन एक तरीके का कह सकते हैं ज़रिया है, या फिर किताब अगर वो कोई लिख रहे हैं वो एक ज़रिया है अपने बारे में या फिर अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बताने का। बट एक नॉर्मल अगर आप हंटर को देखोगे या फिर जो गैदरिंग का काम कर रहा है, जो बेसिकली एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है, उन पर्सनस के पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं था कि वो अपने बारे में लिख सकें कि हाँ भाई इस किंग के अंदर हम जो इस तरीके से चीज़ें उगाते थे, नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है ये, ठीक है। वाइल्ड आर्कियोलॉजी हेल्प, यानी सिर्फ आर्कियोलॉजी एक ऐसा तरीका है जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमें पता करने के लिए अबाउट देयर लाइफ्स, देयर इज़ मच दैट द रिमेन्स अननोन। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मनुस्क्रिप्ट जो कि किसी ने लिखी है तो उसने अपनी पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है कि उसने उस समय क्या देखा। उसने देखा कि भाई एक पर्टिकुलर राजा किस तरीके से काम कर रहा है तो उसने अपने हिसाब से देखा। तो अगर मान लो कोई इंस्क्रिप्शन मिली है जहाँ पे आप देख सकते हैं अशोका की कोई इंस्क्रिप्शन है तो उसने अपने ऑर्डर्स को वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अपनी बैटल्स के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये तरीका, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको किंग्स के बारे में जानने में हेल्प करेंगी। बट जो नॉर्मल उस समय जो जनता है उनके बारे में अगर जानना है तो आर्कियोलॉजी सबसे बेस्ट टूल माना जाता है, बिकॉज इसमें छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको मिल रही है, बोन्स मिल रहे हैं, पॉट मिल रहे हैं, कोई बेसिकली बिल्डिंग मिल रही है, तो वहाँ पे आप जो है कॉमन पीपल के बारे में भी आप जान सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, बताओगे उसको, मंथ बताओगे, ईयर बताओगे, जैसे कि आज की डेट में हम बताते हैं, ठीक है। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से हम इसको देखते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट कौन थे, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स द 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letter BC and before Christ and added on.
In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as for starting point. तो यहाँ पे इसको एक बार हम देख लेते हैं, देन मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी. तो यहाँ पे BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट. यू विल समटाइम्स फाइंड AD भी आपको देखने को मिलेगा बिफोर डेट्स. ठीक है, डेट्स के आगे आपको AD वर्ड भी नज़र आएगा. दिस स्टैंड 2 लैटिन वर्ड है इसमें, एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट. ठीक है, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012. इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा. तो उसमें बिफोर क्राइस्ट लिखा होगा. ठीक है, या फिर AD वर्ड यूज देखने को मिलेगा. समटाइम्स CE इज़ ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ AD, यानी AD की जगह आपको CE कॉमन एरा ये आपको वर्ड देखने को मिलेगा, या फिर BC इंस्टेड ऑफ BC. ठीक है, द लेटर C स्टैंड फॉर द कॉमन एरा एंड BC फॉर द बिफोर कॉमन एरा. वी यूज़ दिस टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज़ नाउ यूज इन मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में इसको यूज़ किया जाता है. इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो से हम इसको यूज़ कर रहे हैं. एंड इन समटाइम द लेटर BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट आर ये भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, यानी कि अगर मैं बेसिकली आपके सामने अगर ये प्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे जो ज़ीरो है, यानी अपनी टाइमलाइन में मैंने जो ज़ीरो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका बर्थ ऑफ जीसस के बर्थ को डिपिक्ट करेगा. और ज़ीरो के बाद अगर हम इधर जाएंगे ना, आज की डेट में हम 2024 में हैं. ठीक है, तो यानी हम इस तरफ मूव करेंगे, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक आपको बताया था AD, दैट इज़ कॉल्ड एनो डोमिनी, और CE कॉमन एरा. वहीं अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है बिफोर क्रिस्ट. ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये कई बार आपको अगर मान लो किसी भी डेट के सामने मान लो आपको लिखा है 2500 BCE, तो आपको यहाँ से काउंट करके चलना है. ठीक है, यहाँ से आप मूव करोगे एंड देन बैकवर्ड जाओगे उस पर्टिकुलर डेट में. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखना कि ये जो वर्ड है ये आपको इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. तो अगर ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये पता करना कि आप किस पर्टिकुलर एज की यहाँ पे, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की जा रही है. ओके, तो यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है फिनिश होता है. आई होप आपको एक एक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब कुछ चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैंने आपको बता दी हैं. तो बस उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और जो हाईलाइटेड चीज़ें अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी वो आपको याद रह जाएंगी. ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा टाइम निकाल के NCERTs के जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इनको याद करने की कोशिश करनी है, बिकॉज कई बार ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं. ओके, तो ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 1 फिनिश्ड होता है. कल हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ओके देन, बाय.